सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदी की इस एपिसोड में आज हम आपको लेकर आए हैं ARCL में, जो कि लाहौर के एक इलाके इंजीनियरिंग टाउन में वाक़या है। और ये इंजीनियरिंग टाउन बिल्कुल वलेंशिया टाउन के एडजेस्टेंट पे हैं। और ARCL के अंदर ऑटिज़म के बच्चों को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आइए इस इदारे के अंदर चलते हैं। इस वक्त हम ARCL के अंदर डॉक्टर अहमद फराज भट्टी साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो कि इस इदारे के फाउंडर भी हैं और चेयरपर्सन भी हैं। तो उनसे हम अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए जी। मैं MBBS डॉक्टर नश्ता से मेरी ग्रेजुएशन थी और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने प्लास्टिक सर्जरी में इंग्लैंड से FRCS किया है। डॉक्टर साहब, ये जो ARCL है, इसकी बुनियाद किस सन में आपने रखी थी? ARCL 2005 में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेरा प्रोग्राम शुरू से था कि आई विल कम टू पाकिस्तान। फिर उस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही एक सेंटर स्टार्ट करूं जिसका स्टैंडर्ड वो ही हो जो कि इंग्लैंड में जब मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है, और उससे ना सिर्फ कि मेरे बच्चे को उस तरह की फ़ैसिलिटी मिले, उस जैसे और बच्चों को भी इस तरह की फ़ैसिलिटी मिले। अच्छा, सेंटर की बुनियाद रखने की वजह ये है कि आपका अपना बच्चा ऑटिज़म पेशेंट है। तो डॉक्टर साहब, ये ऑटिज़म होता क्या है बेसिकली? थोड़ा सा मैं भी एक एज ए लेमैन, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को तो इस बीमारी का पता भी नहीं है कि ये चीज़ है। कि थोड़ा सा ऑटिज़म पे तो बताइए ज़रा। अच्छा, ऑटिज़म को हम एक बीमारी नहीं कह सकते, ऑटिज़म एक कंडीशन है। ठीक है, ऑटिज़म वो कंडीशन है, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि मे बी थोड़ा सा जीन्स का इफेक्ट है। ठीक। और उसकी वजह से कि जिसका एक फैमिली में ऑटिज़म का बच्चा है तो चांसेस हैं कि उसके अंदर एक और बच्चा भी ऑटिज़म का आ सकता है। बिल्कुल ठीक। तो असल में आप साइंटिफिकली देखें तो उसकी कोई वजह पता नहीं है अभी तक क्यों ऑटिज़म होता है। ठीक। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल। इसके अंदर जो है बहुत माइल्ड फॉर्म से लेके एक बहुत सीवियर फॉर्म तक बच्चों को ऑटिज़म हो सकता है। और ये चूँकि हर एक स्पेक्ट्रम है, उसकी वजह से इसकी जो थेरेपीज़ होती हैं, क्योंकि ये उस तरह नहीं है कि आपने किसी को कोई दवाई लिख के दी है और उससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा, या कोई ऑपरेशन किया है तो वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जो कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल की हद तक भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ थेरेपीज़ दे के हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑटिज़म होता ये है कि एक बच्चा अपनी दुनिया में मगन है, गुम है, उसको फ़िज़िकल बिहेवियर और उसके जो है बाज़ का स्पीच के इश्यूज आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर ऑटिज़म में बच्चे होते हैं को फोकस्ड हो जाते हैं किसी एक जगह पे, उनको कोई पता नहीं है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। डायग्नोसिस इसकी होती है आमतौर पे होता है बच्चों का आई कांटेक्ट ना देना, बच्चों को घूमती चीज़ों को देखना, बाज़ का लाइंस वगैरह बनाना। तो इस तरह के कोई बाज़ का फिज़िकली वीक होते हैं बच्चे, चलते देर से हैं, बात नहीं करते, कुछ बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं, उनको पैक्स सिस्टम होता है, उससे बात करानी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, बुलवाना पड़ता है। हल्की सी कोई एक तरह की कंडीशन हो सकती है, किसी में एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती है, और बाज़ का ये किसी एसोसिएटेड और प्रॉब्लम जैसे डाउन सिंड्रोम है उसके साथ भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है। इसी वजह से जब इसकी थेरेपीज़ दी जाती हैं वो भी इसी हिसाब से होती हैं कि हर बच्चे का इंडिविजुअल एक्शन प्लान बनता है कि इस बच्चे को हमने कराना क्या है। अच्छा डॉक्टर, एज किस एज में जाके पेरेंट्स को पता लगता है? आमतौर पे जो है कि जिसमें आप देखेंगे बच्चा बात करना शुरू करता है, सोशल इंटरेक्शन है, ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की उम्र जो होती है वो होती है जिसके अंदर आपके बच्चे को डायग्नोसिस हो सकता है। हम डॉक्टर होते हैं तो हम देखें कि 2 बंदे कभी गलत नहीं हो सकते जी। एक नर्स और एक माँ। इनकी तो अपीयरेंस भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसी रहती है ना। इसको कहते हैं ये हिडन डिसेबिलिटी है। हिडन डिसेबिलिटी, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, देखने में बिल्कुल नॉर्मल बच्चा लग रहा है, लेकिन ये इसका सोशल इंटरेक्शन
अब हम जो देख रहे होते हैं, जो कि मेरा खुद अपने बेटे को है, तो अगर 10 बच्चे चल रहे होंगे ना, तो मुझे जो ऑटिज्म का बच्चा होगा ना, तो उसमें भी पता चल जाएगा इसके अंदर कुछ है। ऑटिज्म है। लेकिन वो आपको उस नज़र से देखना पड़ता है, लेकिन आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलता। इसी वजह से बात करता, आप एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएँ तो इनके ऊपर स्पेशल बैज इनको मिलता है, जो कि हिडन डिसेबिलिटी का बैज। आज आपके इस इदारे में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं इस वक्त आपके साथ? हमारे पास तकरीबन ऑन एवरेज 60 to 70 बच्चे चलते हैं। बच्चों की एज के हिसाब से डिफरेंट रूम्स के अंदर उनको एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट और हर 6 बच्चों के ऊपर एक लीड थेरेपिस्ट होती है। और इसी तरह जो स्पीच है, हर बच्चे को जिसको स्पीच की ज़रूरत है वो उसका सेशन स्पीच थेरेपिस्ट के साथ होता है। इसी तरह जिस बच्चे को फिज़िकल थेरेपी की ज़रूरत है, सेंसरी थेरेपी की ज़रूरत है, ग्रॉस मोटर है, फाइन मोटर है, उनकी हर थेरेपी के हिसाब से उनको थेरेपीज़ दी जाती हैं। फिर उसके बाद वोकेशनल थेरेपी भी दी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम रिलीजियस एजुकेशन भी देते हैं, जहाँ पे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना, नमाज पढ़ाना। अच्छा। फिर उसके बाद बच्चों को पॉटरी की ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग। बेसिकली ये दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं और हमें इनकी दुनिया में जाना पड़ता है। हम कोशिश करते हैं हम इनको अपनी दुनिया में लेकर आएँ, लेकिन बेसिकली हमें इनकी दुनिया में जाके इनके साथ मिक्स होकर रहना पड़ता है। ये हमने इनके 2 सेशन अभी करवाते हैं कि हमारा मॉर्निंग सेशन होता है और एक आफ्टरनून सेशन होता है। बिल्कुल ठीक। तो 3 घंटे का एक सेशन होता है, जिसके अंदर हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनको खाना खिलाना, कैसे खाना खाना है, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग, उनको बाथरूम कैसे जाना है उन्होंने करना है, उन्होंने अपने दांत साफ कैसे करने हैं। तो सर इसकी एक राइट एज क्या है? मतलब एक बच्चे को 2 से 3 साल की उम्र में डायग्नोज हो गया, तो व्हाट इज़ द राइट एज कि वो इंस्टीट्यूट में आए? जी, हम तकरीबन 12 से 13 साल की एज तक के बच्चों को लेते हैं, लेकिन जो उसमें होता ये है कि जो शुरू की एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोग्रेस बेहतर होती है और वो ज़्यादा जिसे कहते हैं क्विकली ट्रेन हो जाते हैं और उनके अंदर जो है रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। अगर कोई अग्रेसिव, हमारा नो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कोई एग्रेशन की तरफ से, हमारा हर कमरे में CCTV कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। और हर बच्चे की एक्टिविटी मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग करने के लिए ना सिर्फ हमारे यहाँ पे जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, बल्कि इसके अलावा हम अमेरिका से भी मंसूर चौधरी साहब हमारा रेगुलर विजिट आ रहे हैं और वो ना सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं, हम पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर महीने में कम से कम एक बच्चे के साथ, एक पेरेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन हो। हमारा हर रोज़ हमने एक पूरा डेडिकेटेड रिसेप्शन पे मदर्स की सिटिंग की जगह बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक। पेरेंट्स रोज़ इधर आके बैठते हैं और वो आके बैठते हैं, वो रोज़ का रोज़ फीडबैक लेते हैं उनकी थेरेपी। बिल्कुल ठीक। अगर कोई बच्चा इस वक्त आपके पास है तो वो किस साल का बच्चा है आपके इस वक्त इदारे में? देखिए, हमारे पास जो है लिमिटेड फैसिलिटी हैं उस सेंस के अंदर कि हम हर एज को केटर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसी वजह से मेरे बच्चे को भी छोड़ के जाना पड़ा ARCL, क्योंकि उसकी एज 18 साल। हमारा इरादा यही है कि आगे फ्यूचर में अगर अल्लाह ताला हमें रिसोर्सेज दे इस तरह के, तो हम कोई उस तरह के भी सेंटर बनाएं जहाँ पे रेजिडेंशियल लिविंग और ये इस तरह के बच्चों को जो अडल्टहुड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि आज पेरेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स के बाद इन बच्चों तो लाइफ लॉन्ग। इंग्लैंड के अंदर भी है फॉर एग्जांपल, इस टाइम NHS का बजट, वो उनकी कोशिश है कि जितना मिनिमम उसको बजट कट लगा रहे हैं, लेकिन डिसेबिलिटी का बजट वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने अभी जो बात की है, जो सोशल बायकॉट है, ये कितना नेगेटिव जाता है उन बच्चों पे और पेरेंट्स पे कि उनको सोशल बायकॉट की बजाय पब्लिकली आके उनको ट्रेन करवाना चाहिए, आप जैसे इदारों में आना चाहिए, इस पे तो थोड़ा सा ज़रा कमेंट कीजिएगा। ये इसके अंदर बेसिकली हमें चाहिए होता है कि हमारी जो सोसाइटी है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सोसाइटी इनक्लूसिव, कि उन फैमिलीज़ को सपोर्ट किया जाए, ठीक, उन फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। तो उसका हल यही है कि आपके पास इन बच्चों के लिए एक स्पेशल प्लेस हो जहाँ के अंदर पेरेंट्स भी अपनी लाइफ को अपना डिस्पाइट ऑफ सिटिंग होम उनको यहाँ पे आना चाहिए निदारों, और सारे मिलके सोसाइटी अपना पार्ट प्ले करे। हाउ ये एक बंदा नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स मुख्तलिफ शहरों से आते हैं और उनको पूरी फैमिली रीलोकेट करनी पड़ती है एक बच्चे के पीछे, चूँकि उनके अपने इलाके में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं? जी, हमारे पास यहाँ से बच्चे आए हैं, एक बिहाड़ी से आए थे फैमिली, वो इधर आके रहे, कुछ फैसलाबाद से आए, कुछ सियालकोट से आए हैं, कुछ सरगोदा से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से, गुजरात से आए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी अपने शहर में अगर कोई ऑटिज़म का इदारा खोलना चाहता है तो वो आपको आके कांटेक्ट भी कर सकता है और वो फैसिलिटीज़ और जो चीज़ें आप करवा रहे हैं वो सब की सब आप उनमें उनको हेल्प आउट भी करते हैं, एज लॉन्ग एज वो
चैरिटी बेस के ऊपर हो, प्रॉफिट अर्निंग ना हो, तो ठीक है। अगर किसी के पास बिल्कुल भी पैसे देने का ना, तो ऐसे बच्चे भी पढ़ हैं, अच्छा 100% फ्री बच्चे भी हैं, और हमारे पास सब्सिडाइज बच्चे भी हैं, और जो है, लेकिन हमारे पास सर्टन नंबर होते हैं, उससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते क्योंकि फिर सेंटर वायबल नहीं रहता। तो डॉक्टर साहब एवरेज मतलब अगर कोई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई आपके इदारे में आता है, तो वो एवरेज एक्सपेंस ऑफ ईच किड एक बच्चे का कितना है जो आप चार्ज करते हैं? तकरीबन इस टाइम 40,000 के करीब है जो एक बच्चे का एक्सपेंस है। इसके ऊपर हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, ये हमारा जस्ट जो कहते हैं कि जो एक्सपेंस आ रहा है, जो कि हम सैलरी स्टाफ को दे रहे हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ रेशो बहुत ज़्यादा है। इतना आपके इदारे को देख के मुझे आज खुशी भी हुई है कि हर कमरे में आपने एक स्पेशल एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी, सिक्योरिटीज़ कैमरा फैसिलिटी, हर बच्चे के साथ एक इंस्ट्रक्टर है। तो ये तो 40,000 की तो कॉस्ट अभी भी बहुत चीप है। मतलब यहाँ पे अवाम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जो कि बड़े मशहूर जो स्कूल्स हैं लाहौर के अंदर जितने भी हैं, तो वो तो अब 40-50 हज़ार रुपये तो एक छोटी क्लास के बच्चे की फ़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा अपनी कोई ज़रा फ्यूचर प्लानिंग के मुतालिक मुझे बताइए आप साहब। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो विजन है आगे का फ्यूचर का, वो हमारा अडल्ट बच्चों का एक पूरा जैसे एक ऑटिज्म विलेज का कंसेप्ट है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल लिविंग हो, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट लिविंग हो। यहाँ पे जैसे कि SOS विलेज है, बच्चे वहाँ पे खुश भी बहुत खुश भी रहेंगे क्योंकि उनके मजाज के मुताबिक एक्टिविटी हो रही होती है। घर पे जाएंगे वो एक्टिविटी वो एनवायरनमेंट को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जिस तरह आपके ये इस इदारे में जो जंगल रूम का कॉन्सेप्ट है, वो इसी बेस पे है कि बच्चों को वहाँ पे कोई एक्टिविटी करवाई जाए। उसके अंदर डबल काम होता है, एक तो एक्टिविटी, एक तो एनवायरनमेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद हर चीज़ आप देखें वो टेक्सचर्ड है। आप कारपेट देखें तो उसका भी एक स्पेशल टेक्सचर होगा। उसके अंदर अगर हमने सैंड का बनाया तो सैंड का रहता टेक्सचर है। और इन बच्चों को सेंसरीज इश्यूज होते हैं, तो वो जो टेक्सचर से आपको उनको जो सेंसरी जो रिलीफ मिलता है, उससे वो काफ़ी सूदिंग इफेक्ट आता है, और वो जो है वो एक तरह की थेरेपी भी हो जाती है, उनकी एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाती है, और बच्चा रिलैक्स भी रहता है। लास्ट में कोई भी एक मैसेज आप जो ऑटिज़म के जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पे कोई ऑटिज़म बच्चा है, उनको देना चाहें सर? देखें, मेरा जो मैसेज दो तरह के लोगों के लिए है। बिल्कुल ठीक है। एक पेरेंट्स के लिए और एक पब्लिक के लिए। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना अपने मखसूस बंदों को ही ऐसे काम के लिए चुना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। नबियों की भी ज़िंदगी कोई आसान ज़िंदगी नहीं थी, मुश्किलात, इम्तिहान, ये ज़िंदगी इम्तिहान है, और शायद यही हमारी बख्शिश का ज़रिया है। बहन भाई हैं अपने बच्चों के, दे आर स्पेशल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो अल्लाह ताला ने उनको लिए स्पेशल बनाया है। बिल्कुल। वो जो स्पेशल पेरेंट्स और ब्रदर्स हैं ना, उनकी फिर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत के बदले में ये चीज़ दी है। बिल्कुल ठीक। और देयर इज़ वेरी लिटिल प्राइस टू पे। इस दुनिया की कुछ वक्त की ये तकलीफ़ है, ये गुजार लें तो फिर अब शायद इसके बदले में हमें अगर जो आखिरत में जो मिलेगा वो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो और जो दूसरे लोग आम पब्लिक हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ऐसे लोगों का ख्याल रखें, ये ऑलरेडी काफ़ी तकलीफ़ में से गुजर रहे होते हैं। अगर आप उनको मिलें तो उनको सपोर्ट करें, और उनके दुखों का मदावा करें, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें, ना कि उनके ज़ख्मों का सता। जज़ाकल्लाह खैर फॉर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर मंसूर साहब, एक तो जज़ाकल्लाह खैर आपके वक्त का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो डॉक्टर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन तो करवाइए। बॉर्न इन कराची, देन वेंट टू कैट कॉलेज पटारो, फिर वहाँ से इंजीनियरिंग की, फिर अवामी ऑटोज़ में काम किया, फिर सबकी तरह हम भी निकल गए। नटशल ये है, वहाँ पे मैं 97 से एक ऑटिज़म का क्लिनिक है जो स्पेशली इंक्लूसिव है, उसमें डायरेक्टर हूँ ऑटिज़म क्लिनिक का। डॉक्टर साहब, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि ऑटिज़म की रेशो कितनी है? जो इंसिडेंट रेट है ना, वो मुझे याद पड़ता है जब मैंने पहली एक ट्रेनिंग की थी 97 में, उन्होंने तो मैंने कैलिफोर्निया में 1 in 10,000, 1 in 10,000, फिर 1 in 5,000 हुई, 1 in 4,000। अब जो रेशो है वो 1 in 69 की भी बात करते हैं। 69 बच्चे को देयर इज अ प्रोबेबिलिटी 1 विल बी ऑन द स्पेक्ट्रम। 1 in 100 काफ़ी अरसे रहा। अब ये डिपेंड करता है कौन देख रहा है।
साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं वो डिफरेंट वे से देख रहे हैं, मेडिकल फील्ड वाले देख रहे हैं वो डिफरेंट फील्ड से देख रहे हैं, पेरेंट्स डिफरेंट फील्ड से देख रहे हैं। तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन भी है कि किसी जेंडर में ज़्यादा? जी हाँ, इट इज़ में बॉयज़ आर मोर 1:4 का रेशो बनता है, 1:4 का रेशो, 4 टाइम्स मोर। तो इसलिए आप लड़के ज़्यादा देखेंगे और लड़कियाँ कम देखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो फैसिलिटी और जो सपोर्ट है दैट इज़ मच मोर बेटर देन इट इज़ आउटसाइड। वहाँ पे एक इशू है अमेरिका में, ख़ास तौर पे कनाडा में, अमेरिका में, कि एवरीथिंग इज़ पर आवर, नथिंग इज़ फ्री। यहाँ तो जैसे आपका खुद ही का करते हैं, चलिए वी आर सपोर्टिंग, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। वहाँ भी बहुत सेंटर हैं, वो कहते हैं कि योर मिजरी इज़ माई अपॉर्चुनिटी। अब मैं भी यहाँ आया हूँ ना, अगर कहें तो मैं खड़े खड़े पेरेंट्स से कल 2-4 लाख बना के जा सकता हूँ। अब मेरा बच्चा देख लो, ये वो हम नहीं करते। वी ट्राई टू एम्पावर देम टू अंडरस्टैंड आपने क्या करना है, आपके इसके बाप ने क्या करना है, इसकी माँ ने क्या करना है। लोग कहते हैं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम को कैसे यूटिलाइज करना है। दीज आर ऑल पीपल हु कैन बी स्ट्रेंथ। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कि ग्लोबली इसकी कोई सर्वाइविंग एवरेज एज भी है? नहीं, ऑटिज्म में नहीं। ऑटिज्म इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली। मतलब अगर मैं जट का फार्मूला पूछूं तो 60 साल का बंदा भी जो ऑटिज्म वाला भी yes, मतलब सर्वाइव करता दे है। हैव एन एवरेज नॉर्मल एज, जो भी नॉर्मल एज है उससे कोई डिफरेंस, कोई फर्क इश्यूज इनका जो है ना वो सोशलाइजेशन का है और कम्युनिकेशन का और सेल्फ रेपुटेशन। बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हर इदारे की कामयाबी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन के साथ उस इदारे की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज हम ARCL में उनकी रूह रवां सईदा महविश साहिबा, जो कि शुरू से इस इदारे के साथ अटैच हैं, उनके साथ अब हम थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। आई एम सर्टिफाइड AB एंड RBT। 2015 में जब ARCL इस्टेब्लिश हुआ था, तब से ही मैं ARCL के साथ हूँ। मतलब डे फर्स्ट से आप ARCL के साथ हैं। तो कैसा सफ़र गुजरा अभी तक आपका यहाँ पे? सफ़र अच्छा भी था और मुश्किल भी था, क्योंकि एज ए थेरेपिस्ट ज्वाइन किया और मैंने उन हर स्टेजेस को देखा है कि आगे बढ़ने के लिए और सीखने के क्या अमल होते हैं, फिर सिखाया भी है। पहले सीखा है, फिर सिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सीखने से लेके सिखाने तक का सफ़र है, जो कि बहुत मोटिवेशनल भी था। और डेफिनेटली स्पेशल नीड्स है तो हमारे लिए सम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि किसी की ज़िंदगी बदल सके। तो मुझे लगा कि स्पेशल नीड्स में ही एंट्री करनी चाहिए और इसके लिए वो देखना चाहिए कि ऐसी क्या स्टडी है, क्या करना पड़ेगा कि मैं इनकी ज़िंदगी बदल सकूँ। और उस टाइम पर बस ये ठान ली थी कि जिस दिन इनमें से किसी एक बच्चे की भी ज़िंदगी बदल दी तो मैं समझूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। इसमें कोई हमारा कोई कमाल नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने चुना हुआ है हमें। हमने एक छोटे से इदारे से शुरू किया था जो से 2 या 3 कमरों के ऊपर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्पस बिल्ड है और फिर ये स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर ऑटिज़म, जिसमें हमें पता है कि हमारा एक ऑक्यूपेशनल रूम है वो कैसा होना चाहिए, उसमें कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, एक ABA रूम की कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है। यानी जो जो फैसिलिटीज़ एक ऑटिज़म के बच्चे को चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, उसको इन्हांस करते जा रहे हैं। बल्कि मैं एक और बात भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ यहाँ पे हम बच्चों की ट्रेनिंग बल्कि स्टाफ ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज जितने हमारे स्टाफ मेम्बर्स ट्रेंड होंगे उतने ही हमारे बच्चों की जो है वो मैनेजमेंट बेहतर होगी और बच्चे इंप्रूव करेंगे। तो ARCL ना सिर्फ बच्चों की ट्रेनिंग बल्कि प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग पे भी बहुत फोकस्ड है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो डिफरेंट जगहों पर जाकर लोगों को सपोर्ट करें। इस वक्त हमारे साथ सिस्टर तैयबा यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो कि इनकी एक स्टाफ मेंबर हैं। यहाँ पे एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो अराउंड 2 ईयर्स से काम कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ आने का मेरा मकसद जो है वो ये था कि मेरा बेटा जो है वो भी स्पेशल नीड्स के साथ है। अच्छा। वैसे तो उसको स्पीच डिले था, तो उसके असेसमेंट के बाद जो है वो मुझे पता चला कि उसको ऑटिज़म है। तो मैं चाहती थी कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो जाए कि मैं एज अ थेरेपिस्ट मदर के होने के साथ साथ जो है मैं उसके साथ काम कर सकूँ। तो इस वजह से इस इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए काम नहीं कर रही हूँ बल्कि पूरी नेशन के लिए काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस जिस बच्चे को नीड है इस चीज़ की मैं उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, और जिन पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है उनको हम जैसी मदर्स जो हैं वो अवेयर कर सकें।
ताकि वो ऑन टाइम जो है उनकी असेसमेंट करा सकें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खौला यहाँ पे मौजूद हैं और इनका बेटा अहमद यहाँ पे ARCL में आता है और यहाँ का स्टूडेंट है। मैं सबसे पहले यूके में थी और यूके में हम फराज भाई से मिले और हम काफ़ी परेशान थे बेटे के मामले, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स एक्सप्लोर करने के बाद डिसाइड किया कि ये ही टीम सबसे बेस्ट है और काफ़ी डेडिकेटेड है और मेरे बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आई है और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और मैं काफ़ी रिकमेंड भी करूँगी क्योंकि इनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है और बेसिकली ये बच्चे को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। मैं यूके में रहती हूँ और वहीं पर मेरी बेटी का डायग्नोसिस हुआ था, तो वहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ों और इस सारे सिस्टम से गुजरने के बाद तो मुझे वहाँ की भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा हुआ और ये कि डिफरेंट इन बच्चों को जितनी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि वहाँ आपको ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मिलती हैं। लाइक आपको तमाम फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ नहीं मिलती। इस चीज़ के लिए फिर हमने यहाँ पर देखा और सुना तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें यहाँ पे आके देखना चाहिए एंड देन वी कम हियर एंड सी ऑल द थिंग्स। तो हमें अंदाज़ा कि ये इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि आपको अंडर वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ जो है बच्चों के लिए वो डिफरेंट मिल जाती है। तो चूँकि वहाँ पे इस तरह से प्राइवेट ऑप्शंस आपके पास नहीं है कि अगर आप एक जगह मुतमईन नहीं है तो आप दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन यहाँ पर जो है ये फैसिलिटी है कि आप जो है ना खुद से ये अडेप्ट कर सकते हैं पेरेंट्स। अल्लाह ताला इंसान को बहुत सी आजमाइशों से गुजारता है। आप यकीन करें कि मेरे नज़दीक ऑटिज़म से बढ़ के कोई आजमाइश नहीं है। मतलब ज़िंदगी के हर मोड़ पे डेली एक्टिविटीज़ में इन बच्चों को किसी ना किसी इंस्ट्रक्टर, किसी ना किसी हेल्पर की हर वक्त में ज़रूरत है। इनको मदद के बगैर ये एक कदम उठाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत मौदबाना गुजारिश करूँगा तमाम देखने वालों से कि वो ARCL को आके विज़िट करें। जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑटिज़म के लिए, इनको सपोर्ट करें। और ये जिस तरह बता रहे हैं कि जी इतनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आ रही हैं लेकिन इनके पास जगह नहीं है, और ख़ास तौर पे जो ऑटिज़म विलेज की जो बात की है उसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको बढ़कर इनका साथ देना चाहिए।